Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is related to governments must monitor silt accumulation at vulnerable points. तो क्योंकि जब सिल्ट भी एक्यूमुलेट कर जाता है तो उसके कारण भी ऐसे डिज़ास्टर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्या हुआ अभी उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में एक सडन फ्लड आया खीर गंगा रिवर में, जिसने कितने लोगों को मार दिया, कितने लोग मिसिंग हैं, कई होटल्स, होम्स, सारे आर्मी पर्सोनल, कितना लोग अफेक्टेड थे। अब इस डिज़ास्टर का कॉज माना जा रहा है कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुई 3 से 5 अगस्त के बीच में। नियरली 30 सेंटीमीटर ऑफ रेन थी एक दिन के अंदर अंदर कुछ एरियाज़ में। तो ऑफिशियल्स बड़े आराम से इसको क्लाउड बर्स्ट कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें तो एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है कि भाई हम इसमें क्या कर सकते थे, हमारा इससे हम कैसे करते इसको कुछ भी, है ना। पर लेकिन जो अब IMD है, हमारा मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने क्या बोला है कि टेक्निकल डेफिनेशन जो कहती है वो कि मोर दैन 10% रेन होनी चाहिए एक घंटे में ओवर 10 स्क्वायर किलोमीटर, तभी हम उसको क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं। पर लेकिन जो वेदर रडार्स हैं हाई एल्टीट्यूड पे वो एग्जैक्ट वेरिफिकेशन कर नहीं सकते हैं। तो मतलब लूप होल्स का फ़ायदा उठा के आराम से स्टेट ऑफिशियल्स कह देते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट है। पर पॉसिबल कॉज माना जा रहा है कि जो कॉन्टीन्यूस रेन हुई 48 घंटे, उसने सॉइल को लूजन कर दिया। स्टीप टेरेन के कारण वाटर प्लस सिल्ट का सर्ज एकदम से आ गया। प्रॉब्लम क्या है क्लाउड बर्स्ट लेवल के साथ कि बहुत ईजिली वो एक एक्सक्यूज़ बन जाता है कि हम क्या कर सकते थे, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थे हम तो। इट मेक्स द डिज़ास्टर सीम लाइक अ रेयर फ्रीक इवेंट एंड एंड्स अप विद अ टोकन कंपनसेशन प्लस सोशल मीडिया कंडोलेंसेस। वाई? पर इससे क्या फ़ायदा हुआ किसी को? मतलब आगे के लिए तो हमने कोई मेजर्स नहीं लिए ना, आगे के लिए कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता। पर लेकिन वाई दिस डिज़ास्टर्स कीप हैपनिंग? देखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हैं, अंडरस्टूड। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो हम खुद ही बना रहे हैं ना हिल्स में, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। या फिर जो बिल्कुल ही ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स पे हैं वो उनका जब बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो जो डेब्रिस छोड़ रहे हैं वो बहुत डेंजरस बन रहा है हैवी रेन्स के लिए, तो उसको मैनेज करने का या तो देखा जाए। जब भी सिल डिपॉजिट हो रहा है उसका ध्यान रखा जाए कि उसको किसी तरह हटाया जाए ताकि एकदम से फ्लड की सर्ज ना हो। What should be done? After relief operations, the government must monitor and clear silt and debris at critical points. This can help reduce damage from future climate change driven events. Next article is decoding China, the lessons of for a vulnerable India. तो फॉक्सकॉन के इंजीनियर्स का एग्जिट हुआ। अब ये भी कोई ऐसे नॉर्मल चफलिंग नहीं थी कि बस रैंडमाइज्ड उन्होंने लोगों को बुला लिया, नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली चाइना चल रहा है और मल्टी प्रोंग्ड वे में हमें वीकन करने की कोशिश कर रहा है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब को बनने नहीं दे रहा है क्योंकि खुद की इंटरनल कंजम्पशन हो नहीं रही है। खुद में उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं इंटरनली कि उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, वो जो वन चाइल्ड पॉलिसी के उसके कारण, और वैसे भी फिर एजिंग लोग ज़्यादा एज्ड हो ही जा रहे हैं। तो उसके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है कि वो एक्सपोर्ट से पैसा कमाए। तो अगर कोई और बंदा मैन्युफैक्चरिंग हब बना लेगा, एक्सपोर्ट से पैसा कमाएगा, तो वो कैसे चलेगा? तो उसे एशिया पे राज करना है अपना एक्सपोर्ट बढ़ा के। फिर काफ़ी इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो 300 प्लस चाइनीज़ इंजीनियर्स को तमिलनाडु और कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बुला लिया गया और एक बहुत स्ट्रैटेजिकली बुलाया गया। कैसे? क्योंकि वो सिर्फ एक कंपनी का डिसीज़न नहीं था, बहुत स्ट्रैटेजिक मूव था, क्योंकि सारे स्पेशलाइज स्किल वाले इंजीनियर्स को बुलाया गया जिन्होंने प्रोडक्शन लाइन सेटअप करी थी, या ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज़ करने में अच्छे हैं, या ट्रबल शूटिंग में अच्छे हैं, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफ़र हो जाए। चाइनाज मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अगेंस्ट इंडिया। तो पहले रेयर अर्थ मेटल्स को रिस्ट्रिक्ट करना, क्रिटिकल मिनरल्स को अपने हाथ में रखना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर AI के रिलेटेड भी जो हमारी चिप्स वगैरह हैं उनके रिलेटेड भी ये काफ़ी वो करते हैं कि हमें टेक्नोलॉजिकली भी रेयर अर्थ मेटल्स के अकॉर्डिंग भी और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग भी हर तरीके से हमें कर्व करने की कोशिश करी जा रही है। और ज़्यादातर हम जो देखते हैं ना, ऐसे डायरेक्ट वे में नहीं आपको कहेंगे कि नहीं हमने नहीं देना या ये नहीं करना। ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज़ होंगे, इनफॉर्मल डिलेज़ होंगे, मतलब वो नहीं दे रहे हैं तो ये ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिवली डिलेज दिखाए जाते हैं। कैपिटल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स एग्जांपल, और वर्बली मतलब चाइना अपनी कंपनीज़ को मना करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है। एग्जांपल हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबली मशीन्स, बोरिंग मशीन्स, देन सोलर इक्विपमेंट, ताकि हम लोग चीज़ें इंस्टॉल ही ना कर पाएँ, टाइम से चीज़ें कर ही ना पाएँ।
Many restrictions are not official bans, वो verbal orders, delays इन सब के द्वारा किए जाते हैं, making them hard to challenge but very effective in disrupting supply chains, increasing costs एंड क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स. तो गोल क्या है कि इंडिया को डिपेंडेंट रखो चाइनीज़ इनपुट्स पे और ब्लॉक करो उसकी डेवलपमेंट फॉर अ सेल्फ रिलायंट मैन्युफैक्चरिंग बेस. वाई चाइना फील्स थ्रेटेंड. तो चाइना सीज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन एज अ डायरेक्ट चैलेंज टू इट्स डोमिनेंस, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और इमर्जिंग टेक में. ग्लोबल ट्रेंड तो फ्रेंड शोरिंग का चल रहा है कि जो सप्लाई चेन्स हैं, अगर आपको खुद का पॉलिटिकली थोड़ा अनस्टेबल चल रहा है तो हम एलाइज में होके काम करें, पर लेकिन ये बीजिंग को तो नहीं सही चल रहा. वाई चाइना फील्स थ्रेटन. तो चाइना बहुत हैवीली डिपेंड कर रहा है अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ पे, क्योंकि उसको अपना डोमेस्टिक सिक्योरिटी और मिलिट्री को फंड करना है, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनानी है. इंटरनल प्रॉब्लम्स, अब इसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स यही है कि एजिंग पॉपुलेशन है, अंदर कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है, बैंक्स वगैरह भी अपने इंटरेस्ट कम करते जा रहे हैं. और इतना ज़्यादा अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है तो यू हैव टू रियलाइज़ कि उसके अंदर जो इंटरनली वो नहीं उतनी कंजम्पशन हो पा रही है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ पे रिलाई कर रहे हैं. चाइनाज इंटरनल इकोनॉमिक प्रेशर्स, तो एजिंग, श्रिंकिंग पॉपुलेशन ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी, फिर प्रॉपर्टी क्राइसिस, ओवर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा वीक है, वो बहुत ज़्यादा हेवीली एक्सपोर्ट्स पे रिलाइज कर रहे हैं अपनी इकॉनमी और इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए, अनस्टेबिलिटी अवॉइड करने के लिए. चाइनाज इंटरनल इकोनॉमिक प्रेशर्स, तो ट्रेड सरप्लस नियरिंग $1 ट्रिलियन है, पर लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो रही है. ओवर कैपेसिटी फोर्सेस लो प्राइजेस, फ्लडिंग ग्लोबल टारगेट्स टू किल कंपटीशन. इम्पैक्ट ऑफ यूएस टेरिस, तो यूएस ने भी हमारे इंडिया पे टेरिस लगा दिए हैं. हम चाइना को फिर भी 90 डेज़ का एग्जेम्पशन दे रखा है, ऑल्दो रशिया से ऑयल इम्पोर्ट चाइना ज़्यादा कर रहा है. तो इसलिए शो करता है कि इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भी है ना, वो भी फ्रेजाइल हैं. तो इट हाईलाइट्स कि हमें ट्रू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की एंड फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत है. चाइनाज इंडस्ट्रियल पावर, तो डोमिनेट्स इन एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G, ईवीज एंड कंट्रोल्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स. वो इसको ओवर कैपेसिटी की तरह यूज़ करता है एज अ वेपन, फ्लडिंग मार्केट्स विद चीप गुड्स टू किल कॉम्पिटिटर्स. इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग वीकनेस, स्टिल नेसेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है हमारे पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बहुत ज़्यादा है, हेवी रिलायंस हमारा इंपोर्ट्स पे, जैसे कि चिप्स, इंजन, सेमीकंडक्टर, सेंसर्स. Even Make in India relies on foreign technology and components. तो China's broader focus is कि India is not China's top worry yet. It is expanding economic and political ties with Pakistan, ASEAN, Africa, लेटिन अमेरिका. तो इंडिया का क्लेम ऑफ बीइंग एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना वो वीकेंड है उसकी डिपेंडेंसी के कारण. की लेसन फॉर इंडिया, चाइनाज टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैलकुलेटेड प्लान टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी एंड इंटरनल स्टेबिलिटी. इफ़ इंडिया वांट्स टू कम्पीट तो उसको फोकस करना पड़ेगा सेल्फ रिलायंस पे इन कोर मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, अपनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पे कम करनी पड़ेगी. बॉटम लाइन इज़ कि द ओनर्स इज़ on India to get its own house in order. So these both were the articles for today. Thank you.